अमरीकी जो पाक जब से सर 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से एग्जिट किया था, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अमरीकी फॉरेन पॉलिसी में इररेलेवेंट हो गया है। लेकिन अब अमरीकी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल को मदऊ किया जाना और फिर उसके बाद जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है कि पाक अमरीका ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हो गया है? देखिए, हम ऑन ए लाइटर नोट मेरे ख्याल से पहले शुरू करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये एशिया से एक टावरिंग लीडर चुना गया है और अमेरिका में ट्रंप के हाथों उसकी सेहराबंदी या दस्तारबंदी, जिसको आप कह सकते हैं, ना बारात से पहले दूल्हा की सेहराबंदी होती है, तो ये उनकी दस्तारबंदी की गई है और उन्हें किसी न किसी अहम काम के लिए चुन लिया गया है। दिस इज ऑन ए लाइटर नोट, इट हैजंट एनीथिंग टू डू विद द डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, बट the manner in which he was invited, the manner in which he is received, the manner in which he is praised, ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जिसने बहुत सी आईब्रोज जो हैं उनको चकाचौंध कर दिया है जी। आज तक माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुल्क के आर्मी चीफ को, अमेरिका ने जंगें तो बहुत लड़ी हैं ना, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग थी, चाहे वो इराक की जंग थी, चाहे वो वियतनाम की जंग थी, कभी आपने सुना किसी मुल्क के आर्मी चीफ को बुला के और उनकी इस तरह से तारीफ़ की गई हो? तो ये एक यूनिक वाक़या मैं इसको करार दूंगा और इसकी वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि ट्रंप ने उनको वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मैं आपकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि आपने मेरे कहने पर जंग रोक दी थी जी। अब इसके अंदर डिप्लोमेटिकली अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब यह है कि आप विनिंग पोजीशन में थे, लेकिन आपने मेरी बात का मान रखा और मेरी बात मान ली। बिल्कुल, ये आपको स्टेट कर देता है कि वो 5 रोज़ा जंग जो हमने भारत के साथ लड़ी उसमें भारत का क्या हाल था जी। वो जो तासुर नहीं, जो एक यकीन की हद तक ये बात है कि भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की मिन्नतें की, भीख मांगी कि ये जंग बंद करवा दें, हम गए जी। ये साबित हो चुका है दुनिया के जितने भी डिफेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस में, उनकी रिसर्च में, कि भारत, इंडिया वॉज ऑलमोस्ट ऑन इट्स नीज। ये तो हमने खुली आंखों से देखा ना, और ये कोई ऐसे इमेजेस नहीं है जो किसी ख्वाब में, किसी कहानी में आपको सुनाए जा रहे हैं या कोई एनेक्ट करके ड्रामा दिखाया जा रहा है। ये ग्राउंड रियलिटीज थी जी। उनके 9 एयरपोर्ट गए, उनके वो 400 S-400 2 जगह से वो उड़ गए, उनके 5 तैयारे 6 गिर गए, उनमें से 4 रफेल थे। ये तो तबाही की ये दलीलें थी ना जी। हैविंग सेड दैट, उनको बुला के बाकायदा ये पब्लिक में कहना कि मैंने इनको शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया है जी। और अगर भारत जंग जीत रहा होता तो फील्ड मार्शल की जगह मोदी को बुलाता। एब्सोल्युटली, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, उन्होंने जो मुलाकात के बाद गुफ्तगू की है वो सुनते हैं, फिर आगे इस पर बात को कंटिन्यू करेंगे। ठीक। बुखारी साहब, हमने सक्सेसिव अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के दौर देखे हैं, इतना वार्मली, इतना सच्चाई के साथ पाकिस्तान के एक जर्नैल की तारीफ करना जो है, ये एक वाहिद वाक़या है जो मुझे याद है जी। अच्छा, अब इसके अंदर 2 बातें और ट्रंप की जानिब से किया जाना, जिसको ये समझा जाता है कि बड़ा एरोगेंट है। एब्सोल्युटली, लेकिन आप देखिए इसमें बहुत सारे पहलू हैं इस गुफ्तगू में जी। एक पहलू तो ये है कि इनके जंग बंद करवा देने के बाद जब जूतियां पड़नी शुरू हुई मोदी को, तो पूरा वो मीडिया जो लाहौर में समुंदर की बंदरगाह पे कब्ज़ा करा चुका था, कराची को बर्बाद तबाह कर चुका था, बस मुल्क में इनकलाब आने वाला था, वगैरह वगैरह जी। वो सारे ड्रामे के बाद जब उनको जूतियां पड़ी, हकायक जब उनके सामने आए और जब ट्रंप के कहने पर सीज़ फायर पे हम रजामंद हुए, तो पूरा मीडिया चढ़ दौड़ा है ट्रंप के ऊपर। जो कुछ ट्रंप की बैशिंग हो रही है इस वक्त इंडिया में, चाहे वो मोदी की पार्टी है बीजेपी, चाहे आरएसएस है, चाहे आरएसएस के गुंडे हैं, सब चढ़ाई कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। सर सिर्फ ट्रंप पे नहीं कर रहे, इवन मोदी के खुद पर भी बहुत तनकीद हो रही है। वो तो होनी थी ना, वो तो जूतियां उनको पड़नी थी, इसलिए कि उसने जो एडवेंचर किया वो नहीं चला, उसकी जूतियां अलग हैं। अब आप इसमें एक और जो बात बहुत अहम है सोचने की, वो ये है कि ये किस शराइत पर जन आसम ने मान लिया था जंग बंद करना जी। तो आइए हम ट्रंप के उस बयान की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के ऊपर मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। हमने ट्रंप से कहा था कि हम जंग बंद कर रहे हैं आपके कहने पर, लेकिन ये जंग हुई क्यों है? द कोर इशू इज कश्मीर। आप जिम्मेदारी लें कि आप इसके ऊपर मुज़ाकरात को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। देयरफॉर ट्रंप ने एक मरतबा नहीं,
7 मरतबा जंगबंदी का जिक्र करते हुए कश्मीर का जिक्र साथ किया है। जी ये भी भारत के लिए मौत से कम नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कि भारत आजकल जो तराने गा रहा है वो ये है कि ये हम 2 मुल्कों का अबामी मामला है, इसके ऊपर हम किसी किस्म की सालसी कबूल नहीं करेंगे। अब उनका ये बयान जो है उसने ट्रंप पे क्या असरात मुरतब किए हैं उसकी थोड़ी बात हो जाए। जी G7 में एक ही हॉल में सारे लीडर मौजूद थे, मोदी भी वहाँ मौजूद थे, ट्रंप भी वहाँ मौजूद थे। हिंदुस्तान के डेलीगेशन की तरफ से दरखास्त की गई कि मोदी मिलना चाहते हैं आपसे, मगर ट्रंप उनसे मिले बगैर वापस आ गए। और मिले बगैर वापस आने का जो मैसेज गया है वापस, वो आप खुद समझ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप नाराज हैं मोदी से जी कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है और एक उनकी बैशिंग हो रही है वहाँ पर। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी हजीमत से बचाया। जंग चंद घंटे अगर और जारी रहती तो हिंदुस्तान गया था। जी ये तो मैं आपको बताऊं 1.5 घंटे में जंग खत्म की हमने, जो 5 दिन से मोदी साहब लगे हुए थे। ठीक है कि नहीं? ये रियलिटीज है। ठीक हो गया? अच्छा साहब, इस मुलाकात में पाक भारत लड़ाई के अलावा भी जो है वो ईरान इसराइल तनाज़े पर भी बात हुई है। तो क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के रोल को जो है वो सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज वेल? देखिए, जो गुफ्तगू ट्रंप और जना आसम के बीच हुई है उसमें हालांकि उस तरफ से उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं रोबियो, वो भी मौजूद थे, उनकी फ़ौज की क़यादत भी मौजूद थी। हमारी तरफ से भी आज जना आसम के साथ DGISI थे जो कौमी सलामती के मशीर भी हैं, और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, वो भी उस मीटिंग के बदुरजा आतम मौजूद थे। तो सिर्फ एक इशू से ज़्यादा इशूज़ के ऊपर बात हुई है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा उस मुलाकात के बाद। ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा ईरान को कोई नहीं समझता। अब इस गुफ्तगू में इशारे हैं। दिस इज कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, 2 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके अंदर इशारे मौजूद हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि जना आसम से उन्होंने कहा हो कि आप अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल करें और ईरान जो है किसी हद तक नेगोशिएटेड यानी सोल्यूशन की तरफ आ जाए? मुझे तो लगता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कुछ हद तक ट्रंप को भी परसुएड करने की कोशिश की है। उसके बाद उनके रवैये में काफ़ी नरमी देखी गई है। क्या वो मुज़ाकरात देखें, वो तो अब कह रहे हैं लव पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीपल आर ग्रेट। वो तो अब ये कह रहे हैं कि नोबडी अंडरस्टैंड्स ईरान बेटर देन पाकिस्तान। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इन ए कॉन्फ्लिक्ट जो इतने दिनों से जारी है और सुबह शाम कत्लेआम हो रहा है वहाँ दोनों साइड पर, उसके मौके के ऊपर ये कहना इज इम्पोर्टेंट। और अभी मुज़ाकरात के लिए भी उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई राजी कर सकता है ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आने के लिए तो उसमें पाकिस्तान का कलीदी रोल हो सकता है। और मैं ये बैद नहीं है, दिस इज़ नॉट बियॉन्ड माई इमेजिनेशन कि ऐसा हो। जी अब आगे चलते हैं। देखिए, सर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से ईरान के मामले पर गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा है कि कोई दूसरा ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली डील नहीं कर सकता जितना पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बहुत दरीना और डेकेड्स पर मबनी है। और दूसरी बात यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरीके से पाकिस्तान की क़यादत ने ईरान का साथ दिया है, खुल्लम खुल्ला, कोई ढके छुपे अल्फाज नहीं है उसमें, तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तो ईरान पर है। इसलिए अब ये देखना बाकी है कि आगे क्या होने जा रहा है। बुखारी साहब, अभी आपने बात की कि पाकिस्तान ने खुल्लम खुला साथ दिया है, तो बुखारी साहब पाकिस्तान तो क्लियरली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और जब हम देखते हैं कि यूएस से इसराइल का एल आया है, तो क्या पाकिस्तान इस टाइम एक मुश्किल पोजीशन में नहीं है? दोनों मुश्किल पोजीशन में है, लेकिन दोनों ही इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं। जी, अमेरिका बिकॉज ऑफ बीइंग द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड पाकिस्तान बिकॉज बीइंग द इम्पोर्टेंट कंट्री इन द रीजन एंड ए वेरी क्लोज इंटीमेट फ्रेंड ऑफ ईरान। जी, दूसरी तरफ जो सिफारती हल्के हैं उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो दरीना शराकतकारी थी, जो मुहित है कई दहाइयों के ऊपर, उसको फर्दर मजबूत करने के लिए ये मुलाकात एक संग मील होने जा रही है। जी बुखारी साहब, एक तरफ तो अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो है वो ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। अब ट्रंप ने इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है, तो बुखारी साहब एक्चुअली में हो क्या रहा है? देखिए, अगर आपको याद हो G7 समिट से जब वो वापस जा रहे थे तो जर्नलिस्टों ने पूछा कि जनाब आप ये बीच में छोड़ के क्यों जा रही है, तो उनका बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जी, याद है, बयान सारी दुनिया में चला ही जी। है। अब वो बड़ा क्या है? बड़ा यही हो सकता है ना कि जी अगर जंग के दहाने पे अमेरिका पहुंचा हुआ था कि उसने इसराइल और ईरान की जंग में घुसना है
और अब वो फैसला कर रहे हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, इट्स ए यू टर्न। यू टर्न जो है, आपको याद है ना, हमारे मुल्क में तो यू टर्न की बड़ी तारीख है, लेकिन इट्स ए यू टर्न फॉर गुड, इट्स नॉट ए यू टर्न टू लाई। मैं आपको इसकी 2 मिसालें देता हूँ। एक और बात भी तो उसी अखबार ने कही है, वो तो डिनाई नहीं की ट्रंप साहब ने। वो ये था कि अमेरिका जो है जल्द ईरानियन डेलीगेशन को इनवाइट करने जा रहा है कि वो आए और प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करे। और साथ दूसरी बात ये कही थी कि ईरान की तरफ से इस पर इनकार नहीं किया जाएगा। उसको तो डिनाई नहीं किया ट्रंप साहब ने। जी। तो ट्रंप ने ये लास्ट मिनट पे जो माइंड बदला है, इसके हवाले से वो कह रहे हैं कि अखबार को नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ जी। देखें, आप याद रखें, हम बार बार कहते जा रहे हैं कि ट्रंप इलेक्शन जीत के आए हैं जंगें बंद कराने के लिए, जंगें शुरू कराने के लिए नहीं। इसके लिए उनके ऊपर अंदर से प्रेशर है, उनके ऊपर मीडिया का प्रेशर है, उनके ऊपर दुनिया में जो रायामा बदल रही है इसराइल के हवाले से वो प्रेशर है। जी। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को एज बीइंग द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे जंग का फैलाव मुमकिन ना हो, जंग मैदान जंग से हटके और सफारती मेज़ के ऊपर आ जाए ताकि जानों का मज़ीद नुकसान ना हो। मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप संजीदगी से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को बढ़ावा नहीं देना है और इसे मुज़ाकरात से हल करना है, तो दैट इज़ लाइक ए स्टेट्समैन। जी, ठीक हो गया जी। अब वक़ार साहब, अब जिस तरह से ईरान इसराइल पर हमले कर रहा है, क्या वो भी एक वजह है इसकी? देखिए, प्रेशर तो इसराइल के ऊपर बहुत है जी। जिस नौयत के हमले अब इस वक्त हो रहे हैं, ईरान अपने इसराइल समेत पूरी मगरबी दुनिया समेत अमेरिका हैरान है कि किस तरीके से ईरान इतनी देर तक सस्टेन कर सकता है कि वो हमलों का सिलसिला बगैर ब्रेक के जारी रखे और ऐलान कर रहा हो कि ये हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक दुश्मन हथियार नहीं फेंक देता। लोग तो उनसे मुतालबा कर रहे थे ना कि जी आप हथियार फेंक दें। खामेनेई ने कहा है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हम हथियार फेंकें इसका तसव्वुर भी हमारे यहाँ नहीं है। जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की हैबत हमने दुश्मन पर तारी की है इसको हम जारी रखेंगे। यानी रिजॉल्व ये है कि इसराइल को अब हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि इसराइल का ख्याल ये था कि वो घंटों के हिसाब से ईरान से जंग ख़त्म करके जीत लेगा। जी। वहाँ वही हाल हुआ ना जो हिंदुस्तान का हमारे हाथों हुआ है, वही हाल अब इसराइल का ईरान के हाथों हो रहा है। मैंने कहा था ना पिछले प्रोग्राम में कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुमासलत रखती हैं पाक इंडिया और इसराइल ईरान की जंग के हवाले से। अब आगे चलिए जनाब। और इसमें जब उन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी सजील मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं, वो भी एक रीज़न है। जी जी, नाम सजील है, नाम तो खूबसूरत है लेकिन तबाही बहुत ज़्यादा है। जी। वो जिस तरीके से उसने पेनिट्रेट किया है, जो फौजी इंस्टॉलेशंस थी 2, उनके बीच में एक अस्पताल भी था जिसको पूरे का पूरा इसराइली मीडिया और मगरबी मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है कि देखिए जी अस्पताल को हिट कर दिया। उसकी वजाहत ईरान की तरफ से आई है कि हमारे टारगेट वो थे, कोई डायरेक्ट निशाना नहीं लगा उसको। वो जो शॉक वेव्स आती हैं उसकी वजह से कुछ खिड़कियाँ विड़कियाँ टूट गई, को नुकसान पहुंचा हो तो वो अलग बात है, हमारा वो निशाना नहीं था। लेकिन मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ इस बेहया बेशर्म नेतन्याहू से। वो ये कहता है कि खामेनेई जो है बंकर में बैठ के अवाम पर हमलों को के लिए उकसा रहे हैं। और बेगैरत शख्स, तुम भी तो बंकर में बैठ के गजा के ऊपर तबाही मचाते रहे, नस्लकुशी करते रहे, अभी भी बंकर में है। तब तुम्हें शर्म नहीं आई? और बंकर में तुम ही नहीं हो, पूरी कौम है तुम्हारी बंकर के अंदर। जी। दूसरी बात, ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि हम वाशिंगटन को मशवरा देंगे कि भाई इस जंग से दूर रहें, क्योंकि अगर आप इस जंग में शामिल होंगे तो हम इससे ज़्यादा शिद्दत से अपना दिफा करेंगे। तो देखें, मुझे एक बात की खुशी है कि ईरान की तरफ से लगी लिपटी नहीं रखी जाती, सीधी बात करते हैं वो। ये वैसे भी रवायत है ईरानियों की कि वो डिप्लोमेसी के नाम पर झूठ वूठ बोलने के आदी नहीं है। ठीक है जी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ये भी कह रहे हैं कि ईरान एटमी हथियार जो है उसने ना कभी बनाने की कोशिश की और ना आगे करेगा। तो इसके हवाले से बहुत सारी इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है? यही नहीं है। मैं आपको एक और तारीखी हवाला देना चाहता हूँ। 2003 में अली खामेनेई ने, जो सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने फतवा दिया था कि एटम बम बनाना हराम है। जी। वो फतवा अभी तक इंटैक्ट है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप रिसर्च और उसकी डेवलपमेंट का काम रोक देंगे। उन्होंने कहा है बम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये बात आपको मैं वजाहत से कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी ईरान ये फैसला करेगा कि मैंने बम बनाना है क्योंकि मेरी सलामती को ख़तरा है, तो ये फतवा पहले वापस लेना पड़ेगा।
ईरान में, ईरानियन सोसाइटी में इस फतवे की बड़ी हैसियत है। जी। आयतुल्लाह उज़्मा जो वहाँ के मुज्तहिद करार पाते हैं, वो अगर कोई फतवा दे दें तो उसको सिर्फ वही वापस ले सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। जी। तो ये प्रोपेगेंडा जो है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना चुका है, बनाने के करीब है, वो वजारत ख़ारजा ने भी बड़े कैटेगोरिक अल्फाज में कह दिया कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ना ऐसा कोई इरादा है, ना हम कोई ऐसा इरादा रखते हैं। ठीक है जनाब। दूसरी तरफ जनाब वो जो हमने बात की कि ट्रंप ने कहा मैंने अभी कोई दस्तखत नहीं किए हैं, तैयारियां उधर भी शुरू हैं। बहरी जहाज़ जो हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो बहरा रूम में और अरब समुद्र में भेजे जा चुके हैं। तो डराने की कोशिश तो पूरी है जी। ये ईरान पर प्रेशर डालने की है कि देखो अगर आपने बात ना मानी तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट ईरान क्या कह रहा है, उसने कहा कि पूरा ईरान भी कुर्बान करना पड़ा तो तब भी हम अपने दिफा से बाज नहीं आएंगे।